की इनवाइट रिसीव करें। आपने जो पगड़ी पहनाई है सर वो उन सभी बच्चों के तरफ से पहनाई है वो सोना वाला है। एक बार जोरदार तालियां राजेश सर के लिए, एक बार जोरदार तालियां राजेश सर के लिए। प्रणाम करके इन सबका जयपुर की भी भूमि में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में चाहे वो एमबीए का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज पास आउट स्टूडेंट हो, जब भी वो कोई किसी चीज को ज्वाइन करता है, कॉलेज को, कोचिंग को, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, पूरा कागज होता है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है पानी की जरूरत है, मुझे राम सर के बाद बात करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के थैंक यू। आपने आज जो आप मेरे साथ सबसे दिखाया, और मैं आपके सामने में सिर्फ 5 मिनट लूँगा, लेकिन वो 5 मिनट मुझे लगता है कि मैं कुछ आपको सिखा जाऊँगा या कुछ एक चिंगारी आपके पास छोड़ जाऊँगा। मैं एक साधारण परिवार को बिलोंग करता हूँ। मैं आप ही की तरह मैंने 10th क्लास के अंदर बायोलॉजी ली थी, और मुझे ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कुछ कर भी पाएंगे कि कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साधारण परिवार से थे। हमारे परिवार में कहते थे कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। कोई कहता था कि यार PMT प्री मेडिकल टेस्ट जो होता है वो निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। और बड़े बड़े स्कूल थे दिल्ली में, मैं बहुत छोटे स्कूल से पढ़ा और मैं साधारण परिवार से था। मैंने जब मेरा प्री मेडिकल टेस्ट लिखा तो एग्ज़ाम वाले दिन जब मैं पेपर दे रहा था तो मुझे लगा कि मुझे क्वेश्चन आते हैं, मैं कर पा रहा हूँ पेपर। मैं बहुत खुश भी था पेपर करते समय। मैं जब पेपर करके बाहर निकला तो फिर मुझे लगा यार शायद कभी तक नहीं हुआ होगा, जैसे वो लगता है हम सबको कि यार नहीं हो पाता है, ये तो सभी का ठीक हुआ होगा। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी और महीने का लगभग गैप होता है, मुझे छोड़ा। महीने के बाद रिजल्ट आया तो हमारे समय पे रिजल्ट आपको शायद याद हो तो बोर्ड पे लगा देते थे और रात को मोमबत्ती से या टॉर्च से देखना पड़ता था। तो मैं गया, टॉर्च से रिजल्ट देखा, मेरा ऑलरेडी 4 रैंक आया था। कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं जब उसके बाद मैं मेरे घर आया तो घर पे आप सोच सकते हैं परिवार में सब लोग खुश हुए होंगे। असली में कोई भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि हम मिडिल क्लास परिवार के अंदर में खुश होने से डरते हैं। तो मेरे परिवार में सबको डर था कि कहीं गलत ना देख के आ गया लड़का। और हम खुश हो गए और पता चले कि 0 ना देखे हो। तो और ऊपर से रात के समय में गलती होने का चांस भी रहता है। तो अगले दिन सुबह सबने जाके एक पेन लेके, आपने देखो लाइन खींच के चेक करते हैं हम लोग ना कि गलत नंबर तो नहीं था। मेरे ही नंबर थे, ऑलरेडी 4 रैंक आया था। मैंने मौलाना साहब मेडिकल कॉलेज के अंदर मेरा MBBS के दिल्ली के अंदर। तो जब मैं MBBS कर रहा था तो मेरे आसपास जो लोगों को मैं मिल रहा था वो सब बहुत ही बढ़िया संस्थानों से पढ़े हुए, बढ़िया स्कूलों से पढ़े हुए, बढ़िया परिवारों के बच्चे। मैं उन सबको देखता था, मुझे लगता था यार मैं शायद यहाँ बिलोंग नहीं करता। मुझे लगता था शायद मैं ये कुछ कर नहीं पाऊंगा ज़िंदगी में, एक बार तुक्का चल गया, आगे नहीं चल पाएगा मैं। लेकिन फिर मुझे ये था कि साधारण परिवार से होने के कारण मैं हमेशा पढ़ना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि एग्ज़ाम मेरी ज़िंदगी बदल सकता है।
मैं अगर आगे पढ़ूंगा तो मैं बेहतर कर पाऊंगा। मेरे पास ऐसी चॉइस नहीं थी कि कोई फादर की कोई दुकान हो या कोई बिजनेस हो जिसके अंदर वो प्लान भी नहीं था मेरे पास कोई भी। मैंने अपना जिस प्रकार से पीएमडी के लिए पढ़ रहा था उसी प्रकार से हमारा एक एग्जाम होता है नीट पीजी, आपने सुना? उसके लिए पढ़ना शुरू किया। जब मैं उसके लिए पढ़ रहा था तो अब मुझे था कि स्कूल के समय में 20 लाख बच्चे, आपने देखा होगा भी मेडिकल के लिए एंट्रेंस में आते हैं। यहाँ पे जो प्री मेडिकल प्री पीजी के लिए आते हैं 2 लाख के लगभग बैठते हैं बिल्कुल, लेकिन सभी डॉक्टर होते हैं। तो मुझे लगा इनको नहीं हरा पाऊंगा क्योंकि तो सब होशियार है, सब होशियार है। फिर भी मैंने जो मेरे एक टेक्निक्स थी पढ़ने की, क्वालिटी कंटेंट कैसे पढ़ाना है, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना शुरू किया। मैंने मेरी इंटर्नशिप के बाद मेरा जो पीजी का एंट्रेंस का एग्जाम है, एग्जाम अच्छा हो गया। फिर भी विश्वास या खुश होने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि साधारण परिवार में ऐसा होता है कि जल्दी खुश हो जाओ बाद में कटना जाए। तो पता नहीं था कि जीत भी पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। मैंने मेरा पीजी एंट्रेंस का एग्जाम दिया, इस बार फिर मेरा ऑल इंडिया 400 है। दिल्ली में एमडी रेडियोलॉजी ज्वाइन किया है, लेकिन उस समय मैंने एमडी रेडियोलॉजी ज्वाइन किया आज से लगभग 25 साल पहले। जब मैंने मेरा एमडी रेडियोलॉजी ज्वाइन किया तो मेरे पास बहुत सारे जूनियर दिल्ली के बच्चे जो डॉक्टर पढ़ रहे थे वो आने शुरू हो गए। आने को रैंक 1 के पास में जा सकते थे, तो 3 सबसे बात कर सकते थे, मेरे से बात करना शुरू कर दिया। तो मेरे पास क्यों आ रहा है? कहते लगता है तेरा आइडिया तो प्रैक्टिकल आइडिया होगा। चलिए तो हमारे टाइम पे लड़का है तो साधारण लड़का है कि रैंक बड़ी आ गई, तेरा टेक्निक क्या है बता। उस समय मुझे रियलाइज हुआ शायद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मुझे कुछ ऐसा पता है जैसे आंसर भी कर सकती है, हो सकता है ऊपर वाले की कुछ एक देन है, मुझे कुछ पता है जो बड़े बड़े कॉलेज बड़े स्कूल के बच्चे नहीं जानते। उससे बात होगी कि ये लोग होशियार लेकिन रैंक में ज़्यादा ला। हमने दिल्ली के अंदर एक अकेडमी शुरू की, जबकि मैं साधारण परिवार से, मेरे परिवार में कोई व्यापारी नहीं है, कोई भी ऐसा पैसा या रुपया ऐसा कुछ नहीं है। हमने कोचिंग शुरू की, हमारे को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो हमारा एक जो कि दिल्ली में शुरू कर रहे थे, अब जयपुर में शुरू करते तो जयपुर अकेडमी बोलते उस समय मैंने दिल्ली में शुरू की। मैंने नाम रख दिया उसमें दिल्ली अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस। 25 साल पहले की बात थी। सोचा कि कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अपने पड़ोस में रिश्तेदार जितने भी लोग थे सबने बोला कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरे जिंदगी में मैंने कई बार सुना। जब मैंने यूजी का एग्जाम दिया था तब भी लोग कह रहे थे नहीं कर पाएंगे, पीजी में भी कह रहे थे नहीं कर पाएंगे, क्लासेस शुरू की तो भी कह रहे थे लोग नहीं कर पाएंगे, नर्सिंग तब भी बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो शुरू किया तो पहले 40 बच्चे दिल्ली के अंदर हमें ज्वाइन किए, सभी डॉक्टर थे दिल्ली के बच्चे, और उन सबका कोई भी पीजी एंट्रेंस में रैंक नहीं निकल पा रहा था और वो मायूस थे। तो इस प्रकार की कोई कोचिंग थी नहीं डॉक्टर्स की। हमने पढ़ाना शुरू किया, उस 40 में से 35 बच्चों को उसी साल में पीजी के अंदर एडमिशन मिल गया। मेरे हैरानी की बात थी कि उसके बाद हमारे पास रोहतक से, जयपुर से, चंडीगढ़ से बच्चे ट्रैवल करके आना शुरू हो गए, वहाँ आके दिल्ली में हमारा पढ़ना शुरू होती। पहले 7 साल हमने दिल्ली में क्लास करे, 7 साल के बाद हमने जयपुर में हमारा पीजी का ब्रांच खोला जो आज 15 साल पुराना है। विशंबर जी भी यहाँ पे हमारे जयपुर ब्रांच को हेड करते हैं। तो इस तरह से हम इंदौर में ब्रांच खोली, भोपाल में खोली। आज डैम्स की ब्रांच मेरी केरला के अंदर 4 शहरों में मेरी डैम्स की ब्रांच है, गुजरात के अंदर हम 4 शहरों के अंदर है, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश में हम क्लासेस चला रहे हैं 2020 में। और वो रिजल्ट वही बरकरार है, हर साल वो रिजल्ट वही, वो परसेंटेज। मेरा रैंक 1, 2 को मैं बहुत ज़्यादा दिन पे नहीं लेता, मैं चाहता हूँ आप भी ना दें। रैंक का आपको पता ही है, रैंक से उतना बात नहीं होती, बात है परसेंटेज सिलेक्शन कि आपके अकेडमी में कितने बच्चे ज्वाइन किए और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए। ये जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, आप लोगों को साधारण परिवार के लोग जो बड़े सपने देख के आए हैं, हम उनकी बड़ी परिवारों से हैं, बड़े सपने देख के आ रहे हैं कि यार हमें कुछ करना है ना, कुछ करना है। तो ये करते करते 2020 तक हम पूरे हिंदुस्तान में डांस की कोचिंग की। 2020 के अंदर कोविड आ गया। कोविड आने के कारण हमारे सारी कोचिंग के अंदर कोई भी स्टूडेंट नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय पे सब कुछ लॉकडाउन में चला गया। हमने उस समय में हार नहीं मानी, क्योंकि साधारण परिवार में एक चीज़ थी कि हारना नहीं सीखा था। हमने उस समय अपना मोबाइल ऐप बनाया, उसका नाम था ई-मेडिकोस। आज उस मोबाइल ऐप पे 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं। आज मोबाइल ऐप हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने ऐप इनोवेशन चैलेंज रखा कि एजुकेशन के अंदर किन लोगों ने ऐसा ऐप बनाया जिसे आत्मनिर्भर कैटेगरी में रखा जा सकता है। आत्मनिर्भर माने जिसमें कोई भी इन्वेस्टर ना हो। और मजे की बात है, हम अकेले कर रहे थे, तो हम उसमें टॉप 5 के अंदर हम आए। प्रधानमंत्री ने
तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपको आज ये सब बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक बैकग्राउंड में चाहता था कि आपके पास हो कि हम कौन लोग हैं, हम क्या करना चाहते हैं। हमने अभी जब नर्सिंग की जब क्लासेस के बारे में बात करनी शुरू की, राम सर के साथ, सिद्धार्थ सर के साथ, सूरज सर, सारे स्टीम फैकल्टी मेंबर, रतन सर, सब लोग जो सबसे जब मेरी बात हुई तो एक कॉमन चीज़ मैंने देखी कि ऑल्दो मैंने कहूँगा कि कोचिंग की सुविधा नहीं है, ऐसा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं, लेकिन एक जो कॉमन चीज़ हमने देखी कि एक कंटेंट, जो मेरा मानना है, एक फोटे है, मुझे लगता है कि यार एक कंटेंट जो एम्स के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा वो कंटेंट है, वो पहनापन नहीं है। नहीं तो क्यों ऐसा होगा कि आपने पढ़ाया एक बच्चे को 3 साल पढ़ाया, 4 साल पढ़ाया, उसको सिलेक्शन भी नहीं होगा, सीटें तो बहुत आ रही है, नौकरियां तो बहुत आ रही हैं, हर दिन एम्स खोल रहे हैं, फिर बच्चा क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहा। हम हमेशा, मैं सोचता हूँ कि जब भी हम कहते हैं बच्चा नहीं पढ़ रहा था, 4 उंगली हमारी तरफ भी तो है, क्या हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो हमने ये सोचा क्या हम मिलके एक डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर की मिलके टीम ऐसी बनाए जो एक्यूरेसी को मेंटेन करे, जो एक ऐसा कंटेंट दे जो सच में उस लेवल का हो जो एग्जाम में है। अभी 2 साल पहले मैंने एक दिल्ली में एक इनिशिएटिव शुरू किया है, आपके लिए जयपुर में भी लेके आऊँगा, जहाँ हमने सिमुलेशन के लिए मैनेजमेंट जो डमीज होते हैं उसके ऊपर नर्सिंग और मेडिकल डॉक्टर दोनों को हमने सिखाना शुरू किया कि बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे करना है, रिससिटेट कैसे करना है, आपके परिवार में अगर कोई सामने गिर गया तो क्या करना है, आपने हमने शुरू किया है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ क्या वो क्वालिटी, मेरा एक सपना है, आज ना मैं 25 साल हो गए मुझे इस टीचिंग के गेम के अंदर, और मैं रेडियोलॉजी पढ़ाता हूँ 25 साल, मैं खाली इंस्टीट्यूट में चलाता हूँ, खुद पढ़ाता भी हूँ, तो 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। आज अगर मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाता हूँ, आज मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाता हूँ, 99% वो जो डॉक्टर होता है वो मेरा स्टूडेंट होता है। तो मैंने क्या अभी मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, अभी मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज शायद ना भी आ पाता, मैंने बताया भी था, लेकिन सूरज सर, राम सर सबका मैसेज आया कि सर प्लीज आ जाओ, मैंने कहा यार कुछ भी करके पहुँचते हैं। तो मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड मदर के साथ था, तो वो जो डॉक्टर मम्मी को ट्रीट कर रहा था वो मेरे से पढ़ा हुआ था पहले, वो कार्डियोलॉजी को उसने रेफरल भेजा, और जो कार्डियोलॉजिस्ट आया वो अंदर आया, कहता अरे सर आप डॉक्टर सुने, मैं तो डांस का स्टूडेंट रहा हूँ 2004 में। तो मतलब मैंने कहा हमने नाम कमाया, पैसे कमाए, लेकिन उन सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हमने बनाई एक लेगेसी कि यार इतने लोगों की जिंदगी को टच किया। उस समय मेरे मन में एक सपना आया, काश ऐसा होता कि नर्सिंग अफसर भी जितने यहाँ पे हैं, नर्सिंग अफसर भी जितने यहाँ पे हैं, वो ये बोलते हैं कि सर आपसे बड़े हैं, तो मजा तो उसी बात के अंदर, जिंदगी के अंदर मजा तो उस बात पे। मैं एक साधारण परिवार से साधारण इंसान अगर ये सब कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम कई बार अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैंने ना एक लाइन यहाँ पे बताऊंगा कि हो सकता है सुराख आसमान में, हो सकता है सुराख आसमान में एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कंक्लूड करते हुए मैं आज ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँ, क्योंकि आपके स्टीम टीचर है यहाँ पे, मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, सिर्फ आपको 2 या 3 छोटी छोटी बातें बताऊंगा। ये कहानियाँ नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी के इंसिडेंट हैं जो मैंने अपने होते हुए, अपने सामने होते हुए बच्चों में देखे। एक हमारी बच्ची थी जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा था, आपसे पूछूंगा बाद में कि एक बच्ची थी जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा था। कोई कारण होगा कि मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ यूट्यूब पे, कोई आप सोच सकते हैं क्या कारण रहा होगा, अच्छा रिजल्ट आया होगा, मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था, बाद में पूछूंगा क्या रिजल्ट था। मैंने उससे पूछा बच्चे अपने बारे में बताओ, कहती सर मैं साधारण स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा कॉलेज में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, कहती एवरेज। मैंने कहा पिछले साल आपने नीट पीजी का एग्जाम दिया था, कहती हाँ दिया था। मैंने कहा कैसा स्कोर था, कहती नॉट क्वालिफाइड, कहती पिछले साल नॉट क्वालिफाइड। तो मैंने कहा क्यों ऐसा था बच्चे, कहती सर मेरे ना जो लड़की थी तो कहती कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे परिवार ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था, और उन्होंने बोला, जो मेरे सामने वाला परिवार था जिससे नया जो रिश्ता तय हुआ था, उन्होंने बोला कि हमें लड़की इतना पढ़ेगी चाहिए, इसके ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं सेटल थी जिंदगी में, ठीक है। फिर वो कहती कि सर लेकिन इंटर्नशिप के एंड में, जैसे मेडिकल में हम करते हैं तो 4.5 साल पढ़े, 1 साल इंटर्नशिप होता है, कहती इंटर्नशिप के एंड में वो रिश्ता वर्कआउट नहीं हुआ, जो हमने सोचा था, उसने जो अपनी जिंदगी के लिए सोचा था वर्कआउट नहीं हुआ। कहती कि सर उस दिन मैंने सोचा कि मैंने मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल, बहुत जरूरी है, और जो बच्चियां आज हमारे साथ सुन रही हैं उन सबको समझना जरूरी है। वो कहती कि सर मैंने मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल पहले अपने परिवार को दे रखा था,
कि तुम बताओ क्या करूं। फिर उस परिवार को दे दिया जो आगे बना। आप समझ पा रहे हैं? जो अभी बना नहीं भी था उसको भी रिपोर्ट दे दिया कि आगे काम पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। उन्होंने बोला नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़ूंगी। कहते उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि साला जिंदगी का रिमोट मुझे मेरे हाथ में चाहिए। अब अभी पूरी बात नहीं, बहुत जरूरी है सुनने में, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए तो उससे बात करके। उसने बोला लड़की ने कि मेरे को उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में दूंगी। मैं आपकी क्लासेस में ज्वाइन किया, उसने केरला के अंदर हमारे साथ ज्वाइन किया। कहती मैं आपके क्लास के अंदर में कभी पूरी क्लास करके बाद भी पढ़ती थी, कभी 15 घंटे पढ़ती थी दिन में, कभी 16 घंटे पढ़ती थी। हाँ इमेजिन कर सकते, 15 घंटे पढ़ती थी, कभी 16 घंटे पढ़ती थी। और आज आपके सामने इंटरव्यू दे सकते हैं। क्या आप बता सकते हो किस रैंक पे इंटरव्यू हो रहा था? उसका ऑल इंडिया रैंक 1 था। क्या आप समझ पा रहे हैं? हम सबको लगता है कि हम हारने के लिए बने हैं या हमारी किस्मत में कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में दे रखा है। क्या वो रिमोट वापस ले लें? अब आखिरी, बिल्कुल आखिरी बात है, नहीं तो ना मेरे ज्यादा समय दे दूंगा आपका। आखिरी बात है बिल्कुल, है ना। ये बच्ची थी हमारे साथ पढ़ने की, ये कोलकाता ब्रांच में, डैम्स के कोलकाता ब्रांच में पढ़ रही थी। ये कोलकाता के अंदर पढ़ते समय फाइनल ईयर इंटर्नशिप के अंदर इसके बीच में बीमार हो गई। एक बार सीजर पड़ा, दौरा पड़ा और वो बीमार हो गई। उसका MRI हुआ, उसके डायग्नोसिस के अंदर उसको एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सुना है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल बीमारी। राम सर से सीखे तो इसलिए आपको जरूर आना चाहिए, आना भी चाहिए। तो उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, रिलैप्सिंग रिमिटिंग न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, क्रॉनिक बीमारी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक तो खुशी है ना कि हमें आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आप मरीज को भी देखोगे ना, जब डॉक्टर कल आप वार्ड में राउंड ले रहे होंगे, डॉक्टर बात करोगे, आप बात कर रहे हो, मुझे भी पता है, मजा आएगा। नॉलेज इज सुपर पावर है हमारे पास, और है क्या, डू एनीथिंग। उस लड़की बीमार हो गई, उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, और उसके बाद उस साल में उसका नीट पीजी में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। 2-3 महीने तक हम लोग भी उससे पूछते रहे तबीयत कैसी है, दोस्त, कॉलेज के दोस्त भी पूछते रहे। उसके बाद में लोग अपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। आपको अब तक पता चल ही गया होगा, नहीं तो आने वाले समय में जिंदगी सिखाते हैं। लोग आगे बढ़ के उसके बारे में सब भूल गए। 1 साल बाद हमारे दिल्ली में एक इवेंट होता है, उसको कहते हैं करियर काउंसलिंग, जिसमें पूरे इंडिया से जितने डॉक्टर का रैंक आता है वो हमसे मिलने आते हैं, बात करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार डाउट होता है कि ये स्पेशलिटी में जाए, ये जाए। तो मैं खड़ा था, मेरे पीछे से वो बच्ची आई, कहती सर, मैंने उसे देखा, मैंने पहचाना नहीं, अरे बच्चे तबीयत कैसी? कहती तबीयत ठीक है। मैंने क्या हुआ, कैसा रहा? कहती सर मेरा सिलेक्शन हो गया। कहती सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे लिए बड़ी ही गर्व की बात थी और बड़ी खुशी की बात थी कि उस मतलब मुश्किल के साथ भी, न्यूरोलॉजिकल बीमारी के साथ भी उसने नीट पीजी निकाल लिया। तो मैंने उसे बोला, बच्चे आप क्या कोई हैवी ब्रांच लेगी कि लाइट ब्रांच लेगी? आप समझ पा रहे कि आप यदि आप बीमार है तो वो आपको सामने वाला आदमी जरूर, मतलब हम जजमेंटल हो जाते हैं, दूसरे के प्रति हम जजमेंट थ्रो कर देते हैं, हम दूसरे के लिए डिसीजन ले लेते हैं। मैंने कहा कोई लाइट ब्रांच लेगी, मुझे लगता है बोलते ही मुझे गलती का एहसास हो गया। कहती सर नहीं। आप सोच सकते हैं कौन सी ब्रांच करना चाहते हैं? अच्छा एक बात आप बताओ, नर्सिंग के अंदर सबसे आपने देखा बिजी ब्रांच कौन सी देखी आपने? और बिजी देखी कोई लड़के हैं, कोई ऑफ में देखा मैं कितना काम रहता है। अब कभी तक तो देखा ऑफ हॉस्पिटल में सबसे बिजी डिपार्टमेंट, ये सर मुझे ऑफ में स्पेशलाइज करना है। मैंने कहा बच्चे वो तो बहुत मेहनत है और बहुत हेवी ब्रांच है, कभी कभी सिजेरियन करना है, कभी डिलीवरी, कभी नाइट ड्यूटी, कैसे करोगे? तो उसने एक लाइन बोली, शायद ये लाइन आपकी जिंदगी को बदल दे। उसने एक लाइन बोली मुझे, कभी कभी मुझे अभी भी सुनाई देती जब मैं आपसे बात कर रहा था। उसे बोला, सर मैं मेरी बीमारी को, मेरी जिंदगी को डिफाइन करने नहीं दूंगी, मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। मैं मेरा रिमोट कंट्रोल मेरी बीमारी को नहीं दूंगी। कई बार इसी तरह से गलती करते हुए हम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल बांट देते हैं, कभी पड़ोसियों को, कभी दोस्तों को, कभी माँ बाप को, कभी परिवार को। डू एग्री कि नहीं? लेकिन जीत कब होगी? जिस दिन रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में वापस ले लोगे। एक ऐसी लाइन है जो मैंने पिछले 25 साल में बहुत सारे स्टूडेंट को बताई। एक पिक्चर में गाना भी आया है इसके ऊपर, उसको कहते हैं, उसमें ना जैसे कहते हैं अपना टाइम, बिल्कुल गलत गाना है, बिल्कुल गलत गाना है। और हमारी पूरी एक नई पीढ़ी को उन्होंने बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। बच्चे बैठे कुर्सी पर बैठे, कह रहे अपना टाइम आएगा, किसी का नहीं आता भाई, अपने
किसी का नहीं आता पर तो जो सही लाइन है उस गाने की जो होनी चाहिए थी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अपना टाइम अपॉन खुद लाएगा। थैंक यू वेरी मच। पहले तो नमस्कार एंड थैंक यू, आप लोग इतने बड़े तादाद में हम लोगों को वेलकम करने आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैंने जब ये नर्सिंग के बारे में स्टार्ट किया था बहुत साल पहले, यूएसएमएली के साथ साथ एनक्लेक्स आपने सुना होगा, एनक्लेक्स की ट्रेनिंग मैं करती थी, कैपलन करके जो ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए डॉक्टर सुमेर ने मुझे बोला कि आपको नर्सिंग की थोड़ी बहुत आइडिया है तो आप इस चीज़ को हेड करिए। आवाज नहीं आ रही है, कैसा लग रहा है? अरे सुनाई नहीं दे रहा। कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो? यही जोश है हमेशा बरकरार रखना चाहिए। हाँ, आप लोगों के लिए शायरी भी आई है ना, टेंशन मत लो, निश्चिंत रहिए। एक बस छोटी सी बात लूंगा, 2 मिनट आपके लिए लूंगा, 2 मिनट बस। जब हम पैदा होते हैं तब हमारी डेट ऑफ बर्थ लेफ्ट साइड में लिखी होती है। तो हमने सर के सपोर्ट से डेम्स नर्सिंग की शुरुआत की जनवरी 2024 में, जनवरी 2024। जब शुरुआत की तो बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ आइए, हमारा साथ दीजिए। आप में से आधे लोग मुझे शायद यूट्यूब से जानते होंगे, जिन्होंने आरआरबी और नोरसेक का कोर्स किया है, वो लोग मुझे ऐप से भी जानते होंगे। मेरा नाम कौशिक शर्मा है और मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाऊंगी। बहुत ही कम टाइम में आप लोग पहुंचे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा मानना बिल्कुल सीधा है, सीधी बात, नो बकवास। क्या आप मार्केट खत्म करने आए हैं? कई लोगों के दिमाग में होगा कि सर अब डेम्स आ गए। कई लोगों को 99% को उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ नहीं नजर आएगा। 25 स्टूडेंट्स हैं। शुरुआत कितने स्टूडेंट से की थी? 25 से। सर ने कहा कि अगर 500 हो गए शुरुआत में, देखो 25 की शुरुआत की तो 978 एपिसोड हुए। अच्छा, अगर सर 25 बता रहे हैं, मेरे पहला एपिसोड जब मैंने मेरी जिंदगी का फर्स्ट यूट्यूब क्लास लिया, सब्सक्राइबर इतने ही होंगे और 25 में भी मैं बता एक सेकंड आपके लास्ट करियर में 1-2 चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं भी सुन रहा था। एक ना मैंने ना इतने साल में बहुत सारे बच्चों को गाइड किया, बहुत सारे टीचर्स को, और बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने ये देखा कुछ बच्चे डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा। मतलब एक बच्चा आता है मेरे पास कि सर मैं पढ़ लूँ तो मेरा रैंक आ जाएगा, तो हाँ आगे तो पढ़ तो सही। फिर वो 15 दिन बाद फिर से आता है कि सर पढ़ लूँ तो रैंक आ जाएगा, पढ़ तो लेता। फिर वो 15 दिन बाद फिर आता है, सर शुरू कर लूँ, कर तो सही। तो मैंने यहाँ आपको एक वर्ड बताऊँगा, ये ज़िंदगी का रूल बनाना पड़ेगा हमें। एक बस जा रही थी राजस्थान यहाँ टर्मिनल से, जब मैंने डैम्स का पहला सेंटर खोला था, 127 रुपये की बस में बैठ के मैं जब दिल्ली से जयपुर आता था, 127 रुपये की टिकट थी। मैं 127 रुपये की टिकट की बस में बैठा था। एक लड़का नीचे पानी की बोतल बेच रहा था और एक आदमी ऊपर से पानी की बोतल खरीदने के लिए 10 का नोट दे रहा था। यहाँ से देखना है, वो पानी की बोतल दे नहीं रहा था लड़का, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर मैं बोतल दे दूंगा तो बिना पैसे दिए आदमी निकल देगा। वो आदमी पैसे नहीं दे रहा था क्योंकि उसको क्या पता था, उसको लगा पैसे दे दिए तो बोतल लेके बिना पानी की बोतल दिए बंदा निकल जाएगा। तो वो पैसा पकड़ के खड़ा रहा, ये बोतल पकड़ के खड़ा रहा, बस चलेगी, कोई बेकार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा। मैंने ये सीखा जिंदगी के अंदर ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। इफ़ यू ट्रस्ट योर टीचर्स, टेक फास्ट डिसीजन, तेजी से आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि 6 महीने बाद सोचूंगा, 8 महीने बाद सोचूंगा, तब तक बस निकल जाएगी। ट्रस्ट मैंने जब मैं पहले दिन मैं डॉक्टर से मिला, मैं फिर सिद्धार्थ से मिला, मैं अपने बाकी सभी टीचर से मिला, राम सर से मिला। मैंने इनसे पूछे कि अपने आप की बात जानी, मैंने उनसे बात की, 5 मिनट लगे। मैंने बोला मुझे लगता है कि आप बेहतरीन रिजल्ट में ला सकते हैं, ट्रस्ट, और उस कारण से हम इतने कम समय के अंदर यहाँ पहुँचे। ट्रस्ट। आखिर में एक बात का मेरे को बचपन से एक ऐसी छवि है जो मेरे को दिमाग में बैठी। जब मैं छोटा था, आप लोग और थोड़े छोटे हो गए, एक सचिन तेंदुलकर नाम का लड़का ना क्रिकेट खेलने पहुंचा, आपको याद है? एक दिन ना बड़ी तेज गति से एक बड़े तेज गेंदबाज ने बॉल फेंकी, उसको तेंदुलकर को लगी,
देखा था आपने? और उसके बाद ना उसने बोला कि आप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, उसने बोला मैं खेलेगा, और उसी स्पिरिट से वहाँ से खेल रहे हैं। एक बात तो मैं कई बार देखता हूँ कि कोई भी अगर गेंदबाज बाउंसर फेंकता है, यॉर्कर फेंकता है, कैसे भी गेंद फेंकता है, जो सचिन होता है, सचिन उसको बॉल पर बीट भी हो जाता है, तो दूसरे की तरफ देखता है, उसे बिल्कुल जवाब नहीं देता। विराट कोहली की तरफ कोई जवाब नहीं देता, उसका जवाब खाली बल्ले से देता है। आप अपना जो भी, आप मैं सुन रहा था अभी आपके, जब आपके सभी सीनियर टीचर कह रहे थे कि आपके रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उस सब सवाल का जवाब आप अपने बल्ले से देंगे, जवाब से नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच। कि आज इस संस्थान को जो इनके अभी करना चाहिए था आपको कि इसका लीड पीए में तो वहाँ है कि नर्सिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नर्सिंग ऑफिसर को मेरा नमस्कार। शायद सभी बैठे होंगे। आज सुबह से आप सभी टीचर्स के लिए आप प्लीज थोड़ा सा टाइम दो, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, प्लीज टाइम दो। ज़्यादा से ज़्यादा मेल कैंडिडेट्स को मैं देख पा रहा हूँ, और इन मेल कैंडिडेट्स में से लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 82 बच्चे सैल्यूट, पूरा लेटर पढ़ रहे हो, मतलब मजा आ गया बच्चे, मतलब दिल खुश हो गया। नहीं, आप इतनी बात बनवाई है जरूर आते, तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ कि ऑफलाइन के हर बच्चे के साथ में ऑनलाइन भी साथ में दिया जाएगा। वो लाइव उसकी क्लास से, अगर वो रास्ते में चलता हुआ आ रहेगा तो क्लास सुनता हुआ अंदर आएगा, और वो लेक्चर उसके बाद रिकॉर्डेड भी उसके बाद 9 बजे वाले 9:30 लोग इतनी संख्या में पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और सही में बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए आप सबको देख के, और आप सब लोगों का जज्बा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ नहीं है, आपकी बार 9 से